तो भाई आज हमने चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये जो चैप्टर था इसके अंदर हमने आज समझा था क्या मैकेनिज्म होता है जिस मैकेनिज्म से काम करते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी एंड टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो किस मैकेनिज्म से काम करते हैं वो आज हमने पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो किस तरीके से काम करते हैं जरा देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, होता क्या ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर, सबसे पहले कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, तो वो जाके बाइंड करता है सेल्स के रिसेप्टर के साथ। अब ये सेल्स के रिसेप्टर क्या होते हैं, हर सेल के पास जितनी भी हमारे सेल्स होती हैं, एवरी न्यूक्लिएटेड, चाहे वो न्यूक्लिएटेड हो या डीन्यूक्लिएटेड सेल हो, मतलब जिसमें न्यूक्लियस हो या जिसमें न्यूक्लियस ना हो, तो एवरी न्यूक्लिएटेड and new denucleated cell of our body have a receptor called MHC1 and MHC second। ठीक है, जब भी कोई पैथोजन एंटर करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, तो जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो व्हेन अ पैथोजन एंटर in our body it get attached to this receptor। तो वो जाके इन रिसेप्टर से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है भाई, तो जब भी कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो वो जाके रिसेप्टर से MSC1 और MSC2 रिसेप्टर से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। जैसे ही वो इन रिसेप्टर से अटैच होता है तो क्या फॉर्म करता है, एंड फॉर्म एंटीजन। एंटीजन कौन था, जो पैथोजन था, जो बैक्टीरिया था या वायरस था, एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एपीसी सेल्स को। एपीसी सेल्स को, एपीसी सेल्स कौन सी होती हैं, ये होती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। प्रेजेंटिंग सेल्स, तो अभी तक क्या क्या बताया, अभी तक बताया कि हमारी बॉडी की सेल्स के पास, चाहे वो न्यूक्लिएटेड सेल हो चाहे वो डीन्यूक्लिएटेड सेल हो, ठीक है, इनके पास एक रिसेप्टर होता है, इसका नाम होता है MSC1 एंड MSC2। अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, कि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो जाके इन रिसेप्टर से अटैच हो जाता है और बनाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, अब जैसे ही वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट कर देता है एक सेल को, जिन सेल का नाम होता है एपीसी सेल। अब ये सेल कौन सी होती हैं ये मैं समझाऊंगा जब मैं थोड़ी देर में ये बताऊंगा कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो हमें इम्यून प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब ये एपीसी सेल जो होती हैं जब स्टिमुलेट हो जाती हैं तो ये जाके क्या करती हैं, उस पैथोजन से लड़ती हैं। तो ये क्या करती हैं, इट फैगोसाइटोसिस
द एंटीजन, तो ये जाके एंटीजन को फैगोसाइटोसिस करती हैं, मतलब किल करती हैं, और बी लिम्फोसाइट को क्या कर देती हैं, एंड स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है भाई। तो ये जब एपीसी सेल स्टिमुलेट होती हैं तो ये क्या करती हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं बी लिम्फोसाइट्स को। कैसे करती हैं स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट्स को, तो इट फैगोसाइटिस द एंटीजन एंड शो इट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो ये उसको मारती भी हैं प्लस अपनी सरफेस पे उसे दिखाती भी कि हाँ मैंने इसको पकड़ रखा है पैथोजन को, ठीक है। जिसकी वजह से जिसकी वजह से कौन स्टिमुलेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है भाई। अब जैसे ही बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होता है, ठीक है, ये क्या करता है भाई, इसका काम है किसी पैथोजन, जो बाकी पैथोजन जो आ रहे हैं उनको मारने का काम है। तो ये क्या करेगा, ये जैसे स्टिमुलेट होगा बी लिम्फोसाइट, ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा एक पार्टिकुलर जीन को, ये एक्टिवेट करेगा पार्टिकुलर जीन को अपने अंदर, ठीक है। ये नहीं कि कोई बाहर से जीन को एक्टिवेट कर रहा, अपनी सेल के जीन को। तो इट एक्टिवेट पार्टिकुलर जीन एंड सिक्रीट सिक्रीट प्लाज्मा सेल, ठीक है। सिक्रीट बोल सकते हो या प्रोड्यूस कह सकते हो, ठीक है। तो जो ये बी सेल्स होती हैं, ठीक है, यही बी सेल्स जब अपने आप को लार्ज कर लेती हैं, साइज में ग्रो हो जाती हैं और अपने अंदर किसी पार्टिकुलर जीन को एक्टिवेट कर देती हैं, जो आगे चल के क्या बनाएगा जीन, एंटीबॉडी। तब इन्हीं बी सेल्स का नाम क्या पड़ जाता है, प्लाज्मा सेल नाम पड़ जाता है, ठीक है। और इन प्लाज्मा सेल का जो न्यू नेम होता है वो होता है इफेक्टर बी सेल्स, ठीक है। तो इफेक्टर बी सेल्स उन बी सेल्स को कहा जाता है जो सेल्स क्या करती हैं, अपने जीन को एक्टिवेट कर चुकी होती हैं पैथोजन को मारने के लिए, ठीक है भाई। तो ये किसके अंदर हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि क्या मैकेनिज्म होता है किसका, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इम्यूनिटी कह लो या इम्यून रिस्पॉन्स कह लो, क्वेश्चन में क्या आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स लिखा हुआ आएगा। तो क्या बताया मैंने, कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तो जाके MHC1 रिसेप्टर बाइंड कर जाएगा, बनाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से स्टिमुलेट होगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करेंगी, उस जाके पैथोजन को मारेंगी, फैगोसाइटोसिस करेंगी और उसको अपनी सरफेस पे शो करेंगी कि हाँ ऐसे पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाएगी बी लिम्फोसाइट। अब ये बी लिम्फोसाइट जो होगी ये क्या करेगी, अपने अंदर एक पार्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करेगी और जैसे ही इसका पार्टिकुलर जीन एक्टिवेट हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगी बी लिम्फोसाइट इनटू प्लाज्मा सेल या इफेक्टर बी सेल, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा सेल होती है ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये जो प्लाज्मा सेल होती है ये प्रोड्यूस करती है पार्टिकुलर एंटीबॉडी। तो अगर कोई ये पूछता है कि भाई कौन सी सेल्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, तो कौन सी होती हैं, प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल जो होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं, इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस पार्टिकुलर एंटीबॉडी। तो इट प्रोड्यूस पार्टिकुलर एंटीबॉडी एंटीबॉडीज, ठीक है। अब ये जो पार्टिकुलर एंटीबॉडी हो सकती है कोई सी भी हो सकती है, एंटीबॉडी 5 तरह की होती हैं, जिसमें से, ठीक है, इस पार्टिकुलर एंटीबॉडी से जिसमें से कुछ जाके अटैक करेंगी किस पे, पैथोजन पे, ठीक है। तो कुछ जाके अटैक करेंगी पैथोजन पे जो भी बॉडी में एंटर हो रहा है, जिसको एपी सेल ने दिखाया कि हाँ देखो ये पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहे हैं, और कुछ हो जाएंगी प्रिजर्व, ठीक है, सम गेट प्रिजर्व्ड, और जो प्रिजर्व्ड हो जाएंगी उनका नाम पड़ता है मेमोरी सेल्स। तो जो एंटीबॉडी प्रिजर्व्ड हो जाती है हमारी बॉडी में उनका नाम पड़ता है मेमोरी सेल्स। ये मेमोरी सेल किस लिए होती हैं, ताकि ये जो पैथोजन, ये शुरुआत में घुसा था पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर और इसने जाके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया था, ये सारे स्टेप स्किप हो जाए, जैसे ये पैथोजन बॉडी के अंदर दिखे डायरेक्ट कौन अटैक कर दे, मेमोरी सेल उसके ऊपर अटैक कर दे, ठीक है। तो इसलिए जो
जब भी कोई पैथोजन का दोबारा हमारी बॉडी पे अटैक होता है, ठीक है, या पैथोजन से हमारी बॉडी दोबारा इनकाउंटर करती है, सेकंड टाइम इनकाउंटर करती है, तो उस टाइम पे वो इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है, या हमारी बॉडी ज्यादा अच्छा लड़ पाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या डेवलप हो रखी होती है, मेमोरी सेल्स। तो ये हमने किसके अंदर पढ़ा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा जो जो मैंने बात बताई इसको रिपीट करके सुनना, तो ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। अब यहाँ पर बात आती है कि एपीसी सेल्स कौन सी होती हैं, तो इसके लिए जरा हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर की, व्हाट आर एपीसी सेल्स। ठीक है, तो एपीसी सेल को समझते हैं कि एपीसी सेल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, कौन कौन से बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें समझने हैं। तो हेडिंग डालते हैं सम बेसिक्स। तो भाई ये सम बेसिक्स क्या क्या हैं, तो जरा पहले इसको हेडिंग को अंडरलाइन कर देते हैं। सम बेसिक्स वो नॉलेज है जो तुम्हें 11th में पढ़नी थी, किसमें, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में, जो 7th चैप्टर है। ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें जानना था कि हमारी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कौन कौन सी सेल्स अपने अंदर कंटेन करती है, या ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ना था, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो सम बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले इसका साइज छोटा कर लूँ, तो जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं, इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, इम्यून सेल नहीं, इम्यून सिस्टम, इसके अंदर वेरियस पार्ट्स। ठीक है, इसके क्या होते हैं, वेरियस पार्ट्स होते हैं। जैसे तुम्हें पता है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमें बचपन से मिले और जो हम खुद अपने अंदर डेवलप करें। ठीक है, तो ये दो तरीके की क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। इसके अलावा भी इसको समझने के लिए हमने क्या डेवलप कर रखे हैं, कुछ और पार्ट्स डेवलप कर रखे हैं, जैसे कि इन्नेट इम्यूनिटी का ही जो एक पार्ट होता है, बैरियर इम्यूनिटी। तो ये बैरियर इम्यूनिटी जो होती है किसका पार्ट होती है, इन्नेट इम्यूनिटी का ही पार्ट होती है। बैरियर इम्यूनिटी जो होती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके अंदर हमारी बॉडी की वो सेल्स आती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बैरियर की तरह काम करती हैं। फॉर एग्जांपल स्किन, ये हमारी बॉडी में बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज जीआईटी। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एक सेकेंड, तो नेक्स्ट इज जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, जो हमारे माउथ टू एनस तक, ठीक है, जितना भी हमारा बड़ी पाइप एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो सब क्या कहलाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारे नोज के अंदर बैरियर होते हैं, नोज के अंदर जो बलगम भरी रहती है वो क्या होता है, बैरियर होता है। नोज के अंदर जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बैरियर होते हैं। देन जो हमारा फेरिंग्स होता है, इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो भी किस तरीके से काम करते हैं, एज अ बैरियर काम करते हैं। तो ये सब क्या आती है, बैरियर इम्यूनिटी। अगर कोई पैथोजन इस बैरियर इम्यूनिटी को तोड़ देता है, तो उसको हमारी इन्नेट इम्यूनिटी के दूसरे बैरियर से लड़ना पड़ता है। और वो दूसरा बैरियर कौन होता है, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी का वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स में हमें क्या प्रोवाइड होती है, इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इसकी एक सेल जो होती है, मतलब एक वाइट ब्लड सेल का एक हिस्सा जो होता है वो नहीं प्रोवाइड करता, बाकी सारी चीजें करती हैं। वो कौन सा हिस्सा होता है, उसका नाम होता है लिम्फोसाइट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में कौन कौन सी सेल्स होती हैं। तो सबसे पहली सेल्स जो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स में, होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स जो होती हैं, ये सेल्स एक्चुअली होती हैं पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस वाली। पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस वाली सेल का मतलब होता है, जैसे मान लो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करा न्यूट्रोफिल्स का, तो इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, उसके अंदर बहुत सारे लोब्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैंने ये एक न्यूक्लियस बनाया, इस न्यूक्लियस के अंदर ये दूसरा मुड़ाव देखने को मिला, ये तीसरा मुड़ाव देखने को मिला। तो ये क्या हो गए, न्यूक्लियस के वेरियस लोब्स हो गए। ठीक है, तो दिस आर वेरियस लोब्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी लोब्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे हाथ में एक बैलून है लंबा सा, उस बैलून पे तुम क्या बनाना चाह रहे हो, गर्दन बनाना चाह रहे हो। देखा होगा तुमने, बैलून से मोड़ मार के क्या बना देते हैं, वेरियस स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें, स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। तो इसको थोड़ा कलर कर देते हैं साइटोप्लाज्म दिखाने के लिए। तो ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है,
और इसके साइटोप्लाज्म में कुछ और चीजें भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो वो चीजें क्या क्या होती हैं इसके साइटोप्लाज्म में, एक सेकंड। तो इसके साइटोप्लाज्म में कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि अम, वो चीजें होती हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ठीक कर लूँ इसे। इसके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं वेरियस ग्रेन्यूल्स। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये सिक्रेट करते हैं एंजाइम्स, ठीक है। और इसके ही साइटोप्लाज्म में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है फैगोजोम। फैगोजोम, ये फैगोजोम जब कोई पैथोजन इसको दिखता है तो सबसे पहले जैसे ये न्यूट्रोफिल्स उस पर अटैक करेगी, उसको किसके अंदर बंद कर लेगा, फैगोजोम के अंदर। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये सिक्रेट करते हैं एंजाइम्स, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम ग्रेन्यूल्स। और ये एंजाइम ग्रेन्यूल्स एंजाइम सिक्रेट करके उसको मार देते हैं पैथोजन को, ठीक है भाई। तो ये किसके बारे में था, ये था अबाउट न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो इट इज अबाउट न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट किसका, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आता है या जो नेक्स्ट सेल आती है उसका नाम होता है बेसोफिल्स। तो नेक्स्ट सेल्स जो होती है व्हाइट ब्लड सेल के अंदर वो होती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, तो बेसोफिल्स का नाम बेसोफिल्स किस लिए पड़ा है, इसका नाम बेसोफिल इस वजह से पड़ा है बिकॉज ये कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होती है। तो इसके अंदर कौन सी ये कौन सी सेल होती है, ये होती है बेसो फिल्स, ठीक है। तो बेसोफिल सेल जो होती हैं कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं, इस वजह से इनका नाम क्या होता है, बेसोफिल नाम होता है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको जरा सेट कर दिया जाए, देन नेक्स्ट, ठीक है। तो अब ठीक लग रहा है, अब चलते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे किसकी, बेसोफिल्स की। बेसोफिल जो सेल्स होती हैं ये सबसे कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या पाई जाती हैं, फाउंड इन लीस्ट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, लीस्ट, ठीक है, सबसे कम क्वांटिटी में पाई जाएंगी, लीस्ट, ठीक है। इसके पास एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है हिपैरिन, कंटेन हिपैरिन। हिपैरिन एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारी वेसल्स को डायलेट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वैसो डायलेटर। वैसो डायलेटर का मतलब होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, वैसो डायलेटर कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये किसका काम होता है, बेसोफिल्स का, ठीक है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती हैं, ध्यान रखना। और ये कैसे होती हैं, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस वाली। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पॉलीमॉर्फिक या मल्टी लोब्ड, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक या मल्टी लोब न्यूक्लियस, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के बाद जो नेक्स्ट सेल्स हमें पढ़नी है उसका नाम है इसेनोफिल्स, ठीक है। और ये कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है एसिडोफिल्स, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम होता है एसिडोफिल्स। तो इसे तुम एसिडोफिल्स भी कह सकते हो। और इसका एक और नाम है, दैट इज इयोसिनोफिल्स, ठीक है। मोस्टली इसको इयोसिनोफिल्स के नाम से ही जाना जाता है, एसिडोफिल नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। पर तुम्हें दोनों के नाम क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है भाई। तो ये किसके बारे में हो गया, ये हो गया अबाउट एसिडोफिल्स एंड इसेनोफिल्स। अब इसके बारे में थोड़ी चीजें जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो एसिडोफिल्स होती हैं ये टू लोब्स वाली होती हैं, कैसी होती हैं, टू लोब्स वाली सेल्स होती हैं। टू लोब्स कहने का मतलब जैसे तुम्हें यहाँ लोब्स कितनी दिख रही है, 1 2 3, इसके अंदर लोब्स कितनी होती हैं, 2, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स में देखो कितनी लोब्स हैं, 1 2 3, इसके अंदर कितनी लोब्स होती हैं, 2। तो बेसोफिल जो होती हैं ये भी कैसी होती है, मल्टी लोब्ड होती है, ठीक है। ये भी कैसी होती है, मल्टी लोब्ड होती है। इसके न्यूक्लियस में भी क्या होते हैं, मल्टी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स इन तीनों को क्या कहा जाता है, इन तीनों को इकट्ठे कहा जाता है
पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियोलिकोसाइट, जो अभी लिखाऊंगा। तो पहले इस पे बात करते हैं एसिडोफिल्स पे। एसिडोफिल्स जो होती हैं ये ट्यूलोब्ड वाली होती हैं, और जब ये हमारी बॉडी में एबनॉर्मल वर्क करती हैं, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी इन इट, ठीक है, इसके अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो ये क्या कस करती है, कज अस्थमा, ठीक है। तो पर्सन को कौन सी बीमारी हो जाती है, अस्थमा नाम की बीमारी हो जाती है। अस्थमा नाम की बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंकस होती हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक ब्रोंकस है, ये डिवाइड हो गया लेफ्ट लंग्स में और ये हो गया राइट लंग्स में डिवाइड। देन इसकी फर्दर डिवीजन जो होती है उन्हें हम कहते थे ब्रोंक्यूल्स। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिन्हें हम कहते हैं लंग्स। ये जाके एंड पे एंड हो रहा होता है एल्वोलाई पे, इस तरीके से, ठीक है। ये भी सेम ऐसे एंड हो रहा होता है एल्वोलाई के ऊपर, ये भी एंड हो रहा होगा एल्वोलाई के ऊपर, ठीक है भाई। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो एयर है, वो एयर किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि इसके बीच में गैप कितना है। अब मान लो कोई कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से यहाँ जो एयर है वो ना ढिक से जा पाए नीचे तक, एल्वोलाई तक ना जा पाए, तो उसके लिए यहाँ पर कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, यहाँ पर म्यूकस की सिक्रीशन जो होती है वो बढ़ जाती है। और ये म्यूकस की सिक्रीशन बढ़वाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ईओसिनोफिल्स। तो ये क्या करता है, जो एरिया है इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर या ब्रोंकस के अंदर, इन एरिया को कम करवा देता है, ठीक है, बिकॉज ये एबनॉर्मल वर्क कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई ओवर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। तो ये क्या हुई, ओवर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पर्सन को एक बीमारी जिसका नाम होता है अस्थमा, ठीक है। तो अस्थमा क्यों होता है, जब ओवर सिक्रीशन होता है म्यूकस का ड्यू टू ईओसिनोफिल्स, ठीक है। और ये ईओसिनोफिल्स हमेशा अस्थमा नहीं कस करती, नॉर्मली इनका काम होता है पैथोजन से लड़ना, पैथोजन को मारना। और जब ये एबनॉर्मल काम करने लग जाती हैं तो क्या कस करती हैं, अस्थमा। अब तो मैंने क्या एक चीज़ बताई थी जो यहाँ पर ऐड करवानी है मुझे, तो मैंने बताया था न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स, इनको इकट्ठे हम कहते हैं, इन तीनों को इकट्ठे कहते हैं। सबसे पहले इनके साइड साइड एक ब्रैकेट बना दिया जाए, तो इन तीनों को इकट्ठे कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो दे आर टुगेदर नोन एज पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो इन तीनों को इकट्ठे कहेंगे हम, दे आर टुगेदर नोन एज, एंड आप भी आ जाओ। तो इन तीनों को इकट्ठे क्या कहते हैं, इन तीनों को इकट्ठे कहते हैं पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो फुल फॉर्म होती है पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस कैसा है इनका, पॉलीमॉर्फिक, मल्टी लोब्ड, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। लास्ट में ल्यूकोसाइट्स क्यों नाम पड़ा भाई, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी के अंदर आती हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स किसका नाम होता है दूसरा, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, ये था अबाउट 3 सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, जिनका नाम क्या आएगा, जिन सेल्स का नाम आएगा भाई न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ईओसिनोफिल्स, ठीक है। इसके बाद कुछ और सेल्स आती हैं डब्ल्यूबीसी की, जिनके बारे में बात करते हैं। तो जरा आगे चलते हैं, यहाँ पर एक बार जरा ऐड कर देते हैं बेसिक्स वर्ड, ठीक है, सम बेसिक्स, ठीक है, ये इरेज हो गया था, ये लो भाई अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड के बाद फोर्थ सेल के ऊपर। तो जो फोर्थ सेल हमें पढ़नी है इन, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूँ, उस सेल का नाम है मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। तो फोर्थ सेल इज मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। तो मैंने दोनों को एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि दोनों भाई भाई होते हैं। मॉडिफाइड मोनोसाइट्स को हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। तो इसलिए दोनों को क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, दोनों एक ही जैसे फंक्शन करने वाली सेल्स होती हैं, ठीक है भाई। तो अब जरा इनको थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए, देन इसके बारे में पढ़ते हैं।
ये सेल्स जो होती हैं ये लार्ज होती हैं थोड़ी, और ये क्या करती हैं, ये भी पैथोजन को मारने का काम करती हैं। तो इनके बारे में क्या लिखते हैं, दे आर लार्ज फैगोसाइटोसिक फैगोसाइटोसिस सेल्स, ठीक है, फैगोसाइटोटिक, ठीक है, फैगोसाइटिक, गलत लिखते हैं यहाँ पे स्पेलिंग, दे आर लार्ज फैगोसाइटिक सेल, ठीक है, दे आर लार्ज फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। तो जो सेल्स किसी पैथोजन को मारती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, दे आर लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स। ये अपने अंदर से केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है कीमोकाइन, ठीक है। तो दे सिक्रीट a chemical they secrete a chemical called chemokine, और ये जो कीमोकाइन केमिकल होता है ये अट्रैक्ट करता है अदर सेल्स को, ठीक है, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है। तो क्या हुआ, कोई पैथोजन बॉडी में आएगा तो मान लो मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस ने उसके ऊपर अटैक करा, तो ये अपने अंदर से क्या सिक्रेट करेंगी, कीमोकाइन सिक्रेट करेंगी। कीमोकाइन जो होगा वो क्या करेगा, बाकी सेल्स को अट्रैक्ट करेगा, जितने भी हैं बी सेल्स, टी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से पैथोजन की डेथ हो जाएगी, ये सब जाके अटैक कर देंगे उसके ऊपर एक साथ। तो यहाँ पर कौन कौन सी सेल्स होगी भाई, यहाँ पर सेल्स हो गई मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट मैक्रोफेजेस के बाद चलते हैं नेक्स्ट सेल के ऊपर जो हैगी, तो यहाँ पर कितनी होगी, अराउंड 5-6 सेल्स हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स जो होती है उसका नाम होता है मास्ट सेल, मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स जो होती है इसके बारे में सब बायोलॉजी के बच्चों को पता होना चाहिए इसका क्या काम होता है, ठीक है। मास्ट सेल जो होती है ये सिक्रीट करती है वेरियस सब्सटेंस को, ठीक है। तो जो मास्ट सेल्स होती है ये क्या करती है, ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो इट प्रेजेंट एट म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट हर जगह पर होती है। तो इट प्रेजेंट एट म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इट हेल्प इन हीलिंग एंड डिफेंस, ठीक है। तो ये डिफेंस में भी हेल्प करती है और हीलिंग में भी हेल्प करती है। क्यों करती है डिफेंस और हीलिंग में हेल्प, मास्ट सेल के पास होती हैं 3 सेल्स, तो दे हैव 3 सेल्स। तो इसके पास 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन 3 सेल का क्या नाम होता है भाई, इन 3 सेल का नाम होता है नंबर 1 हिपैरिन, नंबर 2 हिस्टामिन, ये सेल्स नहीं होती, इसकी सिक्रीशन होती है, गलत बात बोली मैंने। तो ये क्या होते हैं, इसके सिक्रीशन, एंड सेरोटोनिन, ठीक है भाई। तो मैंने क्या क्या बताया, मास्ट सेल जो होती है वो 3 चीज़ों को सिक्रेट करती है, एक होता है सेरोटोनिन, एक होता है हिस्टामिन, और एक होता है हिपैरिन। इन तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि जो हिस्टामिन होता है इसका काम होता है, अभी मैंने बताया था बेसोफिल्स में वैसो डायलेशन, ठीक है। हिस्टामिन जो होता है ये होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, ठीक है। और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का भी काम करता है और कभी कभी डायलेशन का भी काम करता है। तो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये किसके फंक्शन हुए, मास्ट सेल के, ठीक है भाई। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मास्ट सेल क्या क्या सिक्रेट करती है, हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये तुमसे कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है इजीली। देन 5th सेल के बाद 6th सेल पे चलते हैं जो किसका पार्ट है, WBC का, मास्ट सेल के बाद। और जो 6th सेल है उसका नाम है भाई, जो हम पढ़ना चाह रहे थे बड़ी देर से, APC सेल। और APC सेल जो होती है वो किस सेल का नाम होता है, वो होता है डेंड्राइटिक सेल्स का, डेंड्राइटिक सेल्स का। डेंड्राइटिक सेल्स जो होती हैं इनको डेंड्राइटिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इस तरीके से डेंड्राइट लाइक क्या निकले हुए होते हैं, प्रोजेक्शंस निकले हुए
होते हैं, तो इस वजह से इनका नाम क्या पड़ता है, डेंड्राइटिक सेल नाम पड़ता है। ठीक है, तो इसके बिकॉज ऑफ देयर प्रोजेक्शन दे आर कॉल्ड डेंड्राइटिक सेल्स। अब ये जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, इनका दूसरा नाम क्या था भाई, अभी मैंने बताया, दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एपीसी सेल। ठीक है, एपीसी सेल क्या होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसका फंक्शन मैं समझा चुका हूँ। ये जाके स्टिमुलेट करेंगे बी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है, ताकि वो आके एंटीजन सिक्रीट करे, एंटीबॉडी सिक्रीट करे और पैथोजन को मार दे। ठीक है, तो डेंड्राइटिक सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, इनके नाम में छुपा हुआ इसका फंक्शन क्या, एंटीजन। एंटीजन मतलब कोई पैथोजन, उस पैथोजन को क्या करना, प्रेजेंट करना, ठीक है, दिखाना। और ये क्या है, एक सेल है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हुई वो क्या हुई, एपीसी सेल। ये किसको दिखाती है, एंटीजन को, बी लिम्फोसाइट को। डेंड्राइटिक सेल जो थी ये ढूंढी थी लैंग्रियन नाम के साइंटिस्ट ने, इस वजह से इसका एक और नाम होता है लैंग्रियन सेल्स। ठीक है भाई, डेंड्राइटिक सेल के बाद जो सबसे लास्ट सेल आती है डब्ल्यूबीसी के अंदर, उसका नाम होता है एनके सेल। ये किसी पैथोजन को नहीं मारती, जैसे हम देख रहे थे कि हर सेल किसी न किसी पैथोजन को अटैक कर रही है किसी न किसी तरीके से, पर ये पैथोजन को नहीं मारती है। क्या करती है, ये किल करती है हमारी बॉडी की डिफेक्टेड सेल्स को। ठीक है, तो इट किल डिफेक्टेड सेल्स। तो ये डिफेक्टेड सेल्स को मारती है बॉडी की। और डिफेक्टेड सेल्स कौन सी होती हैं बॉडी की, नंबर 1 ट्यूमर सेल, नंबर 2 कैंसर इफेक्टेड सेल्स या वायरस सेल, ठीक है। तो ये सेल्स क्या हैं, ये हमारी बॉडी की अदर सेल्स के लिए हार्मफुल है। किसी सेल के अंदर अगर वायरस है तो अगर वो सेल उसी के उसी टाइम मार दी जाए तो वो वायरस जो है बाकी सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। किसी जगह पर ट्यूमर है, ट्यूमर होता है जो कैंसर एक ही जगह पर पड़ा रहे, बाकी जगह मूव ना करे, उसे कहते हैं ट्यूमर। ठीक है, तो ये अगर सेल्स उसी जगह अगर मार दी जाए तो ये बाकी जगह तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये फंक्शन होता है एनके सेल का। तो ये किसके अंदर पढ़ा हमने भाई, ये हमने पढ़ा लास्ट सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी। एक सेल और होती है डब्ल्यूबीसी की जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट्स। पर लिम्फोसाइट जो होते हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करते, वो प्रोवाइड करते हैं हमें इम्यूनिटी जिसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और उसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हमने एक मैकेनिज्म पढ़ा है जिसका नाम होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ये कौन प्रोवाइड करता है, एक लिम्फोसाइट प्रोवाइड करती है जिसका नाम होता है बी लिम्फोसाइट। और ये बी लिम्फोसाइट भी एक डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के दो टाइप, डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। और ये जो बी लिम्फोसाइट होती है ये देती है हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड कैसे दे रही है, देखो, पैथोजन बाहर से आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, बचपन से तो नहीं था हमारे पास कोई पैथोजन। पैथोजन हम पैदा हुए हमारी बॉडी में बाहर से आया पैथोजन। उस पैथोजन ने हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करा, हमारी सेल्स पे अटैक करा, जिसकी वजह से वो पैथोजन जाके, कोई पैथोजन जाके हमारे एमएससी रिसेप्टर से बाइंड हो गया, एपीसी सेल स्टिमुलेट हो गई, इसने फैगोसाइटोसिस करा, उसको अपने सरफेस पे दिखाया, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गए, पार्टिकुलर जीन को स्टिमुलेट करा, एंटीबॉडीज बनाई, कुछ एंटीबॉडीज प्रिजर्व कर ली, ठीक है, फॉर सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और जो कुछ एंटीबॉडीज थी उनने पैथोजन को मार दिया और हमारी बीमारी ठीक होगी। अब जब ये कभी पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा आएगा तो इसमें ये सब प्रोसेस नहीं चलेगी, डायरेक्ट मेमोरी सेल उसको जाके मार देंगे। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसी मैकेनिज्म में सिर्फ एपीसी सेल समझाने के लिए मुझे बेसिक समझाना पड़ा, किसका, डब्ल्यूबीसी का। तो होप सो तुम्हें डब्ल्यूबीसी का बेसिक समझ में आया होगा। ये बेसिक समझाना इस वजह से भी जरूरी था क्योंकि कोई भी एग्जामिनर ये मान के चलता है कि अगर ये बच्चा ये वाला चैप्टर पढ़ रहा है तो मीन्स उसको डब्ल्यूबीसी के बारे में जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो उसको पता होगा। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता तो वो बच्चे ने एक तो अपनी बेसिक्स ठीक से नहीं पढ़ी, ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ी तो मैंने यहाँ पर अगर अभी पढ़ा दी है तो बेटर रहेगा, इस चीज़ को अपना अच्छा कर लो। ठीक है, अगर पढ़ाने के बाद भी नहीं अच्छा कर पाते तो फिर स्टूडेंट की गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास एंड करते हैं, बाय।